दोस्तों नमस्कार। आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है ना, उसके अंदर जीव विज्ञान का वेटेज बढ़ते जा रहा है। पहले जो रसायन विज्ञान और ये अपना भौतिक विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री था ना, ये ज़्यादा आता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे इनका वेटेज कम हो रहा है और जीव विज्ञान का वेटेज बढ़ रहा है। आप रिसेंटली जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देख लो, या फिर ग्राम सेवक के मैंने PYQs देखे, उनके अंदर भी पिछली बार भी है ना, ये जीव विज्ञान का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, RS तक के पेपर में ना जीव विज्ञान का वेटेज लगातार बढ़ते जा रहा है। ये 2025 का भी रिसेंटली हुआ है ना, इसके अंदर भी यही हाल था। ठीक है, तो जीव विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान देखो, जीव से ही समझ सकते हो कि भाई लिविंग बींग जिसमें जान है। ठीक है, तो जान किस में होती है? पेड़ पौधों में और इंसानों में। तो जीव विज्ञान के अंदर ये दो ही आते हैं, पेड़ पौधे और इंसान। ठीक, अब इन दोनों में देखें ना, तो पेड़ पौधा और इंसान दोनों का ही वेटेज लगभग लगभग बराबर आता है। दोनों अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे इंसान से, मतलब मानव से, मानव विज्ञान से। ठीक है, अब मानव विज्ञान के अंदर क्या है? मानव विज्ञान के अंदर खुद मानव, मानव रोग और पोषण, ये तीन पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है। जोर क्या, मेरा मानना है कि तीन ही जो मैक्सिमम चीज़ों को ना कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब मानव शरीर के अंदर क्या है? मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के जो तंत्र है ना, उनके ऊपर है। और एग्जाम्स के अंदर ना तीन तंत्रों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। कौन सा? एक तो रक्त, दूसरा श्वसन तंत्र और तीसरा पाचन तंत्र। इन तीन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आँख भी है जिसको हम पढ़ेंगे। बाकी आँख को जोड़ लो और तीनों तंत्र, ये मानव के अंदर सबसे ज़्यादा इसके आते हैं, इसी से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा है मानव रोग और पोषण। पोषण के अंदर विटामिन्स हो गए, ये सब चीज़ें पोषण के अंदर आती है। मानव रोग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोग हैं, जो बैक्टीरिया जनित है, वायरस है, या फिर प्रोटोजोआ है। ठीक है, अभी पटवारी का एग्जाम आया था ना, उसके अंदर भी है ना मानव रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ठीक, और ये अपना मानव शरीर का जो जो पाचन तंत्र है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मानव शरीर से, मानव से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे ना इन तीन में से कहीं ना कहीं जरूर अटकेंगे अटकेंगे, ऐसा कम से कम मेरा मानना तो है ही है। और आप अगर जब देखोगे ना PYQs को, तो आपको भी कुछ कुछ आपका रुझान भी इसी तरह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या है मानव शरीर? देखो, इस मैं पहले बता देता हूँ कि इसको मैं ना दो सेगमेंट में करूँगा मानव शरीर को ही। पहले के अंदर तो हम करेंगे इसके है ना तंत्र, जो मानव शरीर खुद है, कोर, जैसे रक्त, श्वसन और पाचन। और दूसरा जो वीडियो में लाऊंगा ना, उसके अंदर पोषण और मानव रोग को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छे से है ना ऐसे करेंगे कि याद भी हो जाए। भागने के तौर पे नहीं करेंगे, याद करने के तौर पे करेंगे। ठीक है, और फिर एक एक वीडियो के अंदर पादप को पूरे को एक साथ समाहित कर दूंगा। और PYQs को भी मैंने इनके अंदर डाला है, तो आप समझ सकोगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमने अपने नोट्स तैयार किए हैं। तो दोनों में ज़्यादा वो अंतर नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो शुरू करते हैं। तो रक्त तक पहुंचने के लिए ना, रक्त है क्या, उसकी एक बार हम थोड़ी सी धारा को प्रभावित कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो देखो, रक्त है ना एक उत्तक है। और उत्तक क्या होते हैं? उत्तक मिलती जुलती कोशिकाओं का समूह होता है। अब कोशिका क्या है? कोशिका भाई मानव या फिर जो भी लिविंग बींग्स है ना, जो पेड़ पौधे हो चाहे मानव, उनकी जो मूलभूत इकाई है ना, जहाँ से उसके जीवन की संचारण का निर्माण शुरू होता है, वही कोशिका है। ठीक है, जैसे आप परमाणु समझ सकते हो ना, जो ये अपनी वस्तुओं में परमाणु होता है, ऐसे ही जीव वालों में कोशिका होती है। ठीक है, तो ये कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक को, और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग को। ठीक है, ये एक पूरी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंग क्या काम करते हैं वो हमें पता ही है, अपने शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, हमारा मेन है रक्त पढ़ना। तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक में तीन होते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ, वास्तविक उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक। और जो तरल उत्तक है ना, ये ही दो तरीके का होता है। इसके अंदर दो सेगमेंट होते हैं, रक्त और लसिका। रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त, तो रक्त को और लसिका को दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले रक्त को देखते हैं। ठीक है, रक्त को फिर हम दो भागों में बांट लो। ठीक है, इतना ज़्यादा जोर नहीं लेना। तरल है तो मतलब तरल के अंदर, शरीर के अंदर दो चीज़ें, तरल, रक्त और लसिका। ठीक है, लसिका क्या होती है? लसिका कोशिकाओं के बीच का एक द्रव्य होता है, कोशिकाओं के बीच में एक द्रव्य होता है। और रक्त तो हम सब जानते ही हैं। तो तरल का नाम आ गया संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक में तरल उत्तक। और तरल आ गया ना, तरल हमारे शरीर में दो चीज़ें आप ध्यान में रखो भाई, कोशिकाओं के बीच में एक फ्लूइड होता है, और वो लसिका है, और रक्त हम सब जानते हैं। ठीक, तो तरल उत्तक में दो, और फिर रक्त के अंदर भी दो, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। हमें अच्छे से पता है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती हैं रक्त के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, रक्त को ना, रक्त के जो प्लाज्मा पार्ट है ना, उसको एक नदी का स्वरूप मानो कि भाई एक नदी बह रही है प्लाज्मा की। ठीक है, और प्लाज्मा के नदी के अंदर बहुत सारी नावें हैं। ठीक है, तो जो नदी है ना वो प्लाज्मा हो गई, और जो नावें है ना वो रुधिर कणिकाएं हो गई। तो
अब जाहिर सी बात है, नदी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऐसे ही प्लाज्मा फिर ज़्यादा वो है, प्लाज्मा 55% भाग है, और जो रुधिर कणिकाएं हैं वो बचा हुआ 45% भाग है। ठीक है, अब 55% में देखो जो प्लाज्मा होती है ना, वो उसका कलर क्या है, उसका पीले रंग की होती है और एक क्षारीय होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा का पै और पीले रंग का भी पै, तो दोनों मिलके पीला पीला यहाँ से ले सकते हो आप, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, प्लाज्मा से उठा लोगे। और दोनों ही क्षारीय होते हैं, रक्त भी क्षारीय होता है, और रक्त का मतलब प्लाज्मा पार्ट भी क्षारीय होता है, और रुधिर कणिका भी क्षारीय होती है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा प्लाज्मा 55% भाग होती है नदी का, हमने उससे देख लिया था। फिर पीला रंग होता है, पीला रंग प्लाज्मा के पैसे याद कर लिया था। ठीक है, और दोनों क्षारीय होती हैं। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा भाई, अब देखो प्लाज्मा को नदी माना था, ठीक है, और रुधिर कणिका को नाव माना था। तो ऐसे देखो नदी क्या करती है, बहा के ले जाती है चीज़ों को, बहा के ले जा रही है। ठीक है, तो किसको बहाती है, ये भाई पोषणों को बहाती है। जो जो बहुत लघु पोषण होते हैं ना, वो तो रक्त के अंदर बह जाते हैं, लेकिन जो दीर्घ पोषण होते हैं ना, दीर्घ पोषण तत्व है, वो प्लाज्मा में होते हैं। अभी इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो ये कुछ ना कुछ बहा के ले जाती है। तो पोषणों को बहाती है, पोषण तत्वों को, अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और हार्मोन्स भी इसके अंदर बहते हैं, सभी नहीं, कुछ टाइप के हार्मोन्स इसमें बहते हैं। और ये एंटीबॉडीज की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, वो भी इसी के अंदर वाहित होती है, मतलब बहती है। मतलब नदी है, नदी मान लिया तो इसके अंदर जो भी बह रहा है ना, वो सब इसी का ही पार्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा हो गया, इतना ही प्लाज्मा, इससे ज़्यादा प्लाज्मा में कुछ नहीं आता। ज़्यादातर ये पूछते हैं कि ना रक्त का बड़ा भाग कौन सा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, तो वहाँ बस ये एक के दो के इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसके PYQs भी देखे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई ये ना 55% होता है, तो बड़ा भाग ही होता है, तो आप ज़्यादा इसी फोकस रखना बस। अब दूसरा आ गया कि है ना रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एक आरबीसी है, एक अपना डब्ल्यूबीसी है, और एक अपना प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो पहले हम आरबीसी भी देखते हैं। ठीक है, तो आरबीसी ऐसे मतलब इसमें 2 तरह के रंग होते हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, मतलब रुधिर कणिकाओं में 2 तरह के रंग होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो दोनों को 2 छोर पे मान लेते हैं भाई, दोनों 2 छोर के ऊपर है, मतलब 2 छोर के ऊपर है। ठीक है, तो आरबीसी जो एक छोर पे और डब्ल्यूबीसी तो दूसरे छोर पे, दोनों में जो आरबीसी पहले छोर पे वो सबसे अधिक है, और डब्ल्यूबीसी जो दूसरे छोर पे वो सबसे कम है। 2 रंग है, दोनों को 2 छोर पे मान लो, आरबीसी पहले पे, डब्ल्यूबीसी लास्ट में, दोनों में आरबीसी सबसे ज़्यादा है, डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। और प्लेटलेट्स वो इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, तो मतलब आरबीसी सबसे ज़्यादा है, प्लेटलेट्स उसके बाद में है, और डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। ठीक, तो अब देख लो कि इस हिसाब से हम देख लें, तो आरबीसी देख लो पहले कि 99% होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 99% होती है। अगर इसकी संख्या वैसे देखें ना, तो 4.5 मिलियन, मतलब 4.5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर, ये इसकी सेगमेंट है, मतलब माइक्रोलीटर होता है ना, बिल्कुल उसके अंदर इतनी मिलियन आपको आरबीसी मिल जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है। ठीक है, और जब भी है ना क्वेश्चन आता है ना कि आरबीसी की संख्या बताओ, तो इसके निकट नहीं देगा वो एग्जामिनर, 4.5 देगा, फिर एक हो सकता है 1 मिलियन दे दे, फिर एक एक है ना 8-10 मिलियन दे दे। तो क्योंकि ये एवरेज लिया जाता है, 4.5 से लेकर 6 मिलियन, ये एक एवरेज है। तो जो बाकी जो ऑप्शंस रहेंगे ना, उससे काफ़ी दूर रहेंगे। तो बस आप दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि है ना भाई, ये बहुत बड़ी संख्या होती है आरबीसी की, तो उससे फिर चीज़ें हिट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब संख्या क्यों, तो अगर संख्या तीनों को एक साथ देख लेते हैं, संख्या तीनों की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, ये 3rd नंबर पे है, तो 4 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर, तीनों ही माइक्रोलीटर में काउंट होंगी। ठीक है, और प्लेटलेट्स ये देखो 2 से 5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। कई बार हमने सुना होगा ना, बस ना फला आदमी को डेंगू हो गया तो उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम आ गई, 15,000 आ गई, 10,000 आ गई, तो मतलब 10,000 15,000 बहुत कम होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा दो आगे, लाख तक ले जाओ, 2 से लेके 5 लाख माइक्रोलीटर तक होती हैं प्लेटलेट्स। तो हमने रुधिर कणिकाओं में 3 चीज़ देख ली हमने, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, बस संख्या देखी और कुछ नहीं देखा, सिर्फ संख्या। आप समझ सकते हो, रंग है, दोनों छोरों पे हैं, बीच में प्लेटलेट्स हैं, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा, डब्ल्यूबीसी सबसे कम, और प्लेटलेट्स इनके बीच में है। इसी तरह से आप इनको देख भी लो। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं आरबीसी के ऊपर। ठीक है, अब इसका देखो वैज्ञानिक नाम देख लो, इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट। अब इसको भी एक हम याद कर सकते हैं, देखो याद कर सकते हैं। देखो थ्रम्बोसाइट्स होता है ना, थ्रम्बोसाइट्स, वो हमें पता होता है कि प्लेटलेट्स होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये है ना जब हमारा रक्तस्राव होता है ना, तो उसमें थक्का जिमाने का काम करता है क्या, प्लेटलेट्स, इसका काम थक्का जिमाने का होता है। और जब डेंगू जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसका थक्का नहीं जम पाता, इसी कारण डेथ हो जाती है। तो मतलब प्लेटलेट्स जब खून बहता है ना, तो उसका थक्का जमाने का काम करता है, ये प्लेटलेट्स का मूल कार्य है। ठीक, तो ये थ्रम्बोसाइट्स होता है, मैं खूब पढ़ा हुआ है, और अगर हम नहीं सुना है तो अगर नहीं हो तो आप देख लो, थ्रम्बोसाइट्स होता है ना, वो
प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के अंदर होता है जो थक्का जमाने कम करता है। ये देखो थे से भी आप इसको ना याद रख सकते हो। थ्रोम्बो मतलब पहले ही थ्रो आ रहा है, थ्रोम्बो तो थक्का जमाने का कम, ये आगे आएगा देखो प्लेटलेट्स का। ये इधर देखो ये थ्रोम्बोसाइट, दो थ्रो दो दो जगह आएगा, एक तो प्लेटलेट्स में और दूसरा आरबीसी के अंदर भी इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो जो थ्रो पहले वाला थ्रो है, किसी के थ्रो कर दिया, ब्लड आ गया, उसका थक्का जमा है तो थ्रोम्बोसाइट्स, और बीच में जो थ्रो आ रहा है इरिथ्रोसाइट वो आरबीसी से। बस एक दो बार से थोड़ा सा दिमाग में एक कनेक्शन फिट कर लोगे ना भाई, है ना। किसी के कुछ लग थ्रो हो गया, किसी के लग गई, चोट लग गई थ्रो से, तो उसके ब्लड आ रहा है, तो अब प्लेटलेट्स काम करेंगे उसको उसका थक्का जमाने का, तो थक्का थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। ठीक है, और दूसरा थ्रो है वो इरिथ्रोसाइट है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट ये आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, आरबीसी का वैज्ञानिक का नाम है, कई पूछ लेते क्वेश्चन में कि आरबीसी का वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो ये फिर इरिथ्रोसाइट्स, बस थ्रो से आप याद रखना, दो थ्रो में। ठीक है, अब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर 96% तो ग्लोबिन होता है और 4% हिमरंजक होता है। ठीक, अब हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन अपने आप में एक प्रोटीन है, प्रोटीन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, ये जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ जुड़ के ही हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, और सबसे दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता इसका आरबीसी के अंदर। ठीक है, और जो स्तनधारी होते हैं ना, उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो भी ऊंट, स्तनधारियों में जो ऊंट होता है ना, उसके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी कहीं की किसी भी स्तनधारी के अंदर के आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इनका जीवन काल का है 120 दिन है। ठीक है, आरबीसी को दो रंगों के हिसाब से ने लिया था ना, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं भाई, सबसे पहले आरबीसी आता है तो सबसे ज़्यादा भी यही है और सबसे ज़्यादा दिन भी ये जीता है। ठीक है, और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। कब्रिस्तान का मतलब भाई 120 दिन पूरे हो गए ना, तो प्लीहा के अंदर चली जाएगी क्या, आरबीसी, और वहाँ पे जाके इसको ये इसको सेगमेंट में तोड़ देती है प्लीहा, और फिर इसको फर्दर इसके प्रोटीन्स को अलग कर देती है और वापस रक्त में मिला देती है। वो चलो अलग बात है, हम चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी के ऊपर। आरबीसी होगा अपना इरिथ्रोसाइट्स, इसका सीधा सीधा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा ये सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जीवन काल भी इनका होता है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर रहता है जो हमारे श्वसन में काम आता है। ठीक है, दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। दो थ्रो हो गए थे, एक आरबीसी का एक प्लेटलेट्स का। अब इसका नाम क्या है, इसका ल्यूकोसाइट है, ल्यूको। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना, ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे देखोगे ना तो एल एल और एम, देखो ये यहाँ पे देखो, ये भी ल है, ये ल है, और ये एम, मतलब थ्रो के अलावा जो भी तीन है ना, वो इसी में ही है। अभी तीनों को याद करने, ये याद करने जरूरी है। देखो किस लिए याद करने, पहले डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम तो सीधा सीधा ल्यूकोसाइट हो गया। ठीक है, अब जो दो कणिका है ना, यह इसमें दो कणिकाएं होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं क्वेश्चन इस पे। ठीक है भाई, लिम्फोसाइट क्या काम करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और जो मोनोसाइट क्या होती है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है, और सेम के बीज होता है ना, सेम एक पेड़ होता है, उसके बीज के आकार की होती है, और रोगाणु को नष्ट करती है, और इसका उपनाम दे रखा है भक्षाणु। भक्षाणु, देखो इसको मन से याद रख लो, मोनोसाइट, मन 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 है ना भाई, हर चीज़ को ना, मतलब इंसान का भक्षण करने का भी शक्ति है मन के अंदर, और उसको ऊपर पहुँचाने की शक्ति है। तो इस तरह से एक दिमाग में सेट कर लो, मोनोसाइट मन, जो जो है ना भक्षाणु है, ये कीटाणु को खत्म कर देती है। तो अब दूसरी बच गई लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट फिर अपने आप ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, ये उसको है ना कीटाणु को भक्ष कर देगी, मतलब उनको समाप्त करती है, खा जाती है उनको। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम होगा इसका ल्यूकोसाइट, और एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में, मतलब लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और मोनोसाइट जो है वो भक्षाणु का एक काम करती है। ठीक है, मतलब क्यों खा जाती है। इनके नाम के अंदर से ही हमने ना इनके याद करने की ट्रिक भी निकालने की कोशिश की है। तो ऐसी तरह इस तरह से आगे देखते हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है उसका मैंने पहले कर लिया था भाई कि आरबीसी सबसे ज़्यादा है, दो रंग हैं, दोनों दो छोर पे हैं, आरबीसी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उम्र तक चलती है, सबसे ज़्यादा टाइम तक चलती है, और डब्ल्यूबीसी ये सबसे लास्ट में है, संख्या में सबसे कम है, और लेकिन उम्र में मतलब टाइम पीरियड में ना ये सबसे कम नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड में प्लेटलेट सबसे कम होती है। ठीक है, इसका 10 से 13 दिन का वो होता है, किसका डब्ल्यूबीसी का 10 से 13 दिन का होता है, 10 से 13 दिन। देखो ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो 3 का, ये डब्ल्यू की तरह तो लग रहा है 3, तो बस ऐसे ही, बस एक 13 याद रख लो भाई डब्ल्यूबीसी का, है ना। आरबीसी का तो लगभग सबको याद रहता है 120 दिन,
लेकिन WBC में हम कभी कन्फ्यूज जाते हैं। तो डब्लू का इसका 3 याद कर लो, एक बार बस 13 याद हो गया तो ऑप्शंस फिर ऐसे नहीं आते कि भाई है ना वो 13 फिर 20 2 120 100 से ऊपर ऐसे देगा। 10 से 12 के आसपास में एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो ये 13 3 से ऐसे याद करोगे तो दिमाग में फिर वहाँ हिट कर जाएगा। ठीक है। अब प्लेटलेट्स हमने थ्रोम्बोसाइट से देख ही लिया था। ठीक है इसका नाम, और संख्या भी इसकी हमने देख ली थी, 2 से 5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। ये इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, दोनों रंग दोनों छोर पे और प्लेटलेट्स दोनों के बीच में। इसका काम क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है ना, मतलब तो खून बहता है ना, तो उस खून को रोकने का काम ये करता है। और थ्रोम्बोसाइट्स होता है ना, ये कुछ फर्दर अपने प्रोटीन्स में टूट जाता है। ठीक है, फिर इसको फाइब्रोनेजन एक है ना फाइब्रिन एक फैब्रिक का निर्माण करता है जिसके अंदर आरबीसी फंस जाती है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो प्लेटलेट्स है ना वो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और इसके अंदर प्रतिस्कंदन एक वो होता है, वो हिपेरिन के प्रतिस्कंदन क्या होता है, मतलब भाई अब ऐसे है कि कट गया और खून बहने लग गया तो वहाँ तो जमना ठीक है, वहाँ जमेगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रक्त के अंदर मतलब शरीर चल रहा है, शरीर के अंदर रक्त बह रहा है और वहाँ जम गया तो उसको वहाँ जमने से रोकता है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन, बस ये याद रखना, हिपेरिन उसको रक्त को वहाँ जमने से रोकता है रक्त वाहिनिकाओं के अंदर। ठीक है। अब है लसी का तंत्र। तरल जो हमारा तंत्र था ना, देखो ये तरल उत्तक, उसके अंदर 2 थे। रक्त के अंदर भी हमने रक्त और प्लाज्मा इनको देख लिया है। अब लसिका को चलते हैं। लसिका क्या है, देखो लसिका ये रंगहीन द्रव है। ठीक है, अब आप देखो तरल उत्तक में देखोगे ना तो रक्त हो गया, प्लाज्मा हो गया, सबका अपना अपना रंग है। ठीक है, अब लसिका को एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, WBC होती है, सिर्फ रंगहीन है। और रंगहीन में क्या है, WBC का क्या नाम क्या है, डब्लू का है वाइट, श्वेत, मतलब रंग नहीं है इसमें, श्वेत है तो बस श्वेत रंगहीन, और वो भी WBC, और WBC इसके अंदर पाई जाती है। तो लसिका ऐसा कुछ नहीं है, रंगीन है। और रंगहीन कौन सा होता है, WBC रंगीन होता है। तो इसके अंदर WBC ही पाई जाती है, RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पहले कि किस में क्या पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इसके जो लिम्फोसाइट्स है ना, जो हमने RBC पढ़ी थी ना, तब हमने पढ़े थे 2 लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख लो इधर, सॉरी ये इधर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है ना, ये देखो ये इधर, ये लिम्फोसाइट, ये WBC का ही पार्ट है और ये इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लसिका जो रंगीन है, अब रंगीन क्या होती है, WBC रंगीन होती है। तो WBC और WBC में इसके लिम्फोसाइट, ये इसमें तैरते रहते हैं। तो लसिका को बस ऐसे ही याद कर लो। लसिका का काम क्या है, ये रोग, देखो लिम्फोसाइट का काम क्या था, लिम्फोसाइट का काम था ना एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो बस रोग प्रतिरोधक क्षमता यहीं से ले लेना, लिम्फोसाइट से ले लेना। ठीक है, फिर द्रव्य संतुलन का काम करती है और शरीर की सफाई भी करती है। द्रव्य संतुलन कैसे, मान लो कभी कभार शरीर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो वो है ना लसिका उसको उस पानी को ऑब्जर्व करके और शरीर के अंदर पानी को लिक्विड कर, मतलब पानी को संतुलित कर रखती है। ठीक है, तो अब भाई देखो इसके अंदर रक्त के एक मेजर पार्ट तो हो गया है, रक्त क्या है, प्लाज्मा क्या है, लसिका क्या है, एक तंत्र के तौर पे तो ये हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे रुधिर वर्ग। कितना टाइम होगा, 1 मिनट देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, पता नहीं चल रहा भाई इसमें 18 मिनट हो गई क्या, अच्छा ये 18 मिनट हो गए, चलो जल्दी जल्दी करते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगी। अब देखो रुधिर वर्ग के अंदर ना, रुधिर के वर्ग जो A होते हैं, B होते हैं, AB होते हैं, ये सब कुछ हम देख लेते हैं फटाफट। तो रुधिर वर्ग, कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक रहे थे, उन्होंने रुधिर का वर्ग में उसको डिवाइड कर दिया भाई, क्या रुधिर क्या क्या वर्ग होते हैं। तो वर्ग को हम याद कैसे करते हैं, जो भी वर्ग को हम एंटीजन से समझते हैं, एंटीजन। ठीक है, और ये RBC के अंदर पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक, उसी से इसका नाम आया है। तो अगर मान लो आप पूछ लें भाई कि ना रुधिर वर्ग A के अंदर कौन सी है ना वो पाया जाता है एंटीजन, तो इससे याद रखो जो जन है ना, जन मतलब हम रुधिर की बात कर रहे हैं, रुधिर भी लोगों से संबंधित है ना भाई, आदमी इंसानों के अंदर तो खून होता है, तो इंसान जन भी तो इंसान ही है। तो ठीक है, तो जो भी रुधिर वर्ग होगा ना उसी के अंदर वो ही जन पाया जाएगा। अगर A रुधिर वर्ग है तो जन भी A ही होगा। ठीक है, और B रुधिर वर्ग है ना तो जन भी B ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है एंटीजन से। रुधिर वर्ग रुधिर आदमी में पाया जाता है और आदमी को जन बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीजन और इसी से रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है ना
तो उसके अंदर एंटीजन भी ए पाया जाएगा, बी है तो बी पाया जाएगा, और ए बी है तो ए बी पाया जाएगा, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है, ओ है मतलब होता है जीरो, शून्य, कुछ नहीं पाया जाएगा। तो किसी का रुधिर वर्ग ओ है ना, तो उसके अंदर एंटीजन अब्सेंट रहेगा, जीरो शून्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और एंटीजन है तो अब एंटीबॉडी, एंटी मतलब एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीजन है उसका उल्टा, बस उसको छोटे में लिखा जाता है, स्मॉल के लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी आएगी, छोटी वाली, ठीक है। ऐसे ही अगर बी एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडी आएगी ए, छोटी वाली, ठीक। और ए बी है ना, तो उसके अंदर एंटीजन तो ए बी रहेगा, हमने बात की थी ना, जन रुधिर वर्ग और जन दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उसमें ए बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें अपसेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि भाई इसमें आ गई ना दोनों ही, ठीक है, यहाँ खत्म हो गई। अब ओ है, ओ का मतलब ही जीरो है, और ब्लड ग्रुप ओ और एंटीजन भी जीरो, दोनों खत्म, तो एंटीबॉडीज के अंदर ए और पी होगी, छोटी वाली। बस कुछ मत करना, यही सोचना, जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो जन के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वही जन है बस, और बाकी फिर चीज़ें उससे बिल्कुल उल्टी हैं। इसमें आप देख भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब देखो सर्वदाता क्या होता है, मतलब किसी को भी खून दे देगा, ओ माइनस, भाई वहाँ ऑप्शन के अंदर ओ पॉजिटिव आएगा, ओ तो हमें पता रहता है, लेकिन ओ पॉजिटिव मान के चलते हैं हम लोग कई बार, लेकिन ओ पॉजिटिव नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? अब ओ माइनस है, ठीक है, माइनस पॉजिटिव के पास जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माइनस के पास नहीं जा सकता। अब किसी का मान लो किसी का खून है ना, ए ओ पॉजिटिव है, ठीक है, किसी का खून ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो ओ पॉजिटिव खून है तो उसके अंदर ओ माइनस तो जा सकता है, लेकिन अगर ओ माइनस है उसके अंदर ओ पॉजिटिव जाएगा ना, तो वो आपस में क्रिया कर लेंगे, क्योंकि माइनस वाले के पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्लस वाले के पास है, कि मतलब प्लस का मतलब ऐसे, प्लस का मतलब ऐसे नहीं कि बस प्लस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब इसके अंदर आर एच है, आर एच एक आगे चलेगा तो आर एच फैक्टर नीचे वाला ये आएगा, ये इसमें बात करेंगे, इसके साथ आर एच है, तो और सर्वदाता क्या होगा, ये ओ माइनस ही होगा, और सर्वग्राही क्या होगा, ये ए बी प्लस होगा। सर्वग्राही ए बी माइनस क्यों नहीं होगा, ये वही बात, सेम टू सेम वही बात, कि भाई माइनस वाला तो जा सकता है कहीं भी, लेकिन ए बी जो प्लस है ना, वो किसी को भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनस भी चलेगा और प्लस भी चलेगा, लेकिन दाता में ऐसा नहीं होगा। अगर प्लस वाला चला गया माइनस वाले के पास तो आपस में क्रिया चल जाएगा, लेकिन माइनस वाला कहीं भी जा सकता है। तो बस खा पी के सीधी बात समझो कि जो ओ माइनस होता है ना, वो सर्वदाता होता है, और ए बी प्लस होता है ना, वो सर्वग्राही होता है, ठीक है। या फिर और ट्रिक से देखना चाहते हैं, देख तो भाई ग्राही क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, ये तो हमें पता है, ओ भी पता है ए भी पता होता है। बस हम ये देखना भाई प्लस है एक माइनस है, तो ग्राही ऐसे मतलब ग्राही ग्रहण करने वाला, तो जिसके पास प्लस है ना वो और चीज़ भी ग्रहण करना चाहेगा, उसकी भूख शांत नहीं हो रही, तो बस सर्वग्राही यानी ए बी प्लस, ऐसे भी देख लो, ठीक है। बस वैज्ञानिक तरीके भी बता दिया कि भाई क्यों होता है ए बी प्लस या बी माइनस सी, और वैसे भी हमने इसको ट्रिक से देख लिया, भाई ग्राही है, उसको ग्रहण करने की और ज़्यादा इच्छा है, तो जिसमें प्लस है ना बस वो ग्रहण करना चाहता है, हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना ही चाहता है, तो बस सर्वग्राही ए बी प्लस और सर्वदाता ओ माइनस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आर एच फैक्टर क्या है। आर एच फैक्टर को देखो लैंडस्टीनर और वीनर ने इसको पेश किया था। ये आर एच कुछ नहीं, एक तरह का एंटीजन है। आर एच प्लस, प्लस का मतलब है उसके अंदर आर एच एंटीजन है, और आर एच माइनस का मतलब है उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ना एक रिसेस बंदर था, तो रिसेस बंदर का जो नाम का ही जो ले लिया आर एच, तो रिसेस बंदर की जो स्पेलिंग का जो आर एच है ना शुरू का, उसी को मान लिया, बस यही है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे एक गंभीर समस्या भी क्रिएट हो जाती है कई बार, तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये क्या है, इसमें ऐसे होता है कि अगर कोई माता है वो आर एच माइनस है और पिता है वो आर एच प्लस है, तो जो पहली संतान होती है ना, वो तो होती है नॉर्मल, लेकिन दूसरी संतान गर्भ धारण के अंदर ही, गर्भ के समय ही मर जाती है, या फिर पैदा होते ही कुछ समय बाद मर जाएगी। तो उसे कम करने के लिए माता को डिलीवरी के बाद में, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के बाद में रहोगम प्रतिरक्षी, जैसे एंटीजन डी भी बोलते हैं, उसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब फिर अगला बच्चा जब होता है ना, तो उसकी डेथ नहीं होती। तो इसको कैसे याद रखें, देखो ये फिटलिस है ना, फिटलिस, ये फिटलिस, ये फिटस याद रख लो, फिटस। फिटस क्या होता है, फिटस भ्रूण को बोलते हैं। तो भ्रूण, फिटलस और फिटस, तो मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस, ये वो समस्या है जो है ना भ्रूण को गर्भ के अंदर मार देती है। तो फिटलस से हम याद रह जाएगा, फिटलस, फिटस और भ्रूण, ठीक है। अब कई बार एक ये भी क्वेश्चन आया था, एक बार पहले मैंने देखा था PYQ, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन था कोई, कि भाई है ना ये आर एच, माता को और पिता का क्रम पूछा गया था, भाई माता आर एच प्लस होती है, माता पिता आर एच माइनस, कौन सा होता है क्रम
जब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है तो देखो RH माता माइनस होती है, पिता प्लस होता है। इसको भी हम याद रख सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे समझ लो कि भाई समाज में माताओं की स्थिति कैसी है। मतलब अगर आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट देखोगे ना, तो उसमें भारत का स्थान बहुत पीछे आता है। ठीक है, तो RH माइनस मतलब महिलाओं की स्थिति माइनस में और पुरुषों की स्थिति प्लस में है। तो बस इसी से याद रख लो भाई, हमें इसे एग्जाम क्लियर करना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना। तो फिटलेस से तो हम फिटस से याद कर लिया भाई, फिटलेस फिटस। और RH माइनस से भी हमने याद कर लिया महिलाओं की स्थिति खराब है तो वो माइनस में है, और पुरुषों की स्थिति अच्छी है तो प्लस में। तो इससे हमें ना इस रोग की पूरी धारणा, इस पूरे रोग की पूरी धारणा समझ में आ गई। ठीक है, तो ये RH फैक्टर। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जिसे है ना सीधा सीधा याद कर लेना अच्छा रहता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये एक एक टर्मोलॉजी है जिसमें क्या होता है, धमनियों के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर धमनियाँ मतलब जानते हैं ना, खून के अंदर धमनियाँ होती हैं, जो जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को या ऑक्सीजन युक्त खून को जो अपने शरीर में है ना परिवहन कराती है ना, उनको बोलते हैं धमनियाँ। तो उसके अंदर जो रुकावट जाती है ना, तो उसको उसको बोलते हैं एरिथ्रोक्लोरोसिस। ये भी एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये देखो ये होती है पुरुषों में और ये होती है महिलाओं में। इतना हीमोग्लोबिन होता है। जब जब हम जाते हैं ना भाई, उसके अंदर तो 11 हीमोग्लोबिन है, फिर उसके अंदर तो 12 हीमोग्लोबिन है बताते हैं कई बार। तो वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की ही मात्रा दिखाते हैं जब ब्लड को हम ब्लड की हम जांच करवाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो भाई 13.5 17.5 और 12 से 15। बस एक बार ऐसे हल्का फुल्का देख लेना भाई, कोई से है ना कि कोई 8-10 लीटर में या ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बस ये आप समझ लो 10 के आसपास होता है, तो एग्जाम में आप उसके फिर आपके दिमाग में हिट कर जाएगी। ठीक है, तो प्लिया की बात चल रही थी हमने। प्लिया पहले क्या था भाई, ये RBC का कब्रिस्तान होता है। RBC यहाँ जाती है और इसको यहाँ पे इसको अलग अलग उसकी विटामिन में तोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो प्लीहा वही है। तो ये कहाँ स्थित होती है, ये अमाशय के पीछे स्थित होती है। अमाशय क्या होती है, अमाशय ग्रंथि है, जो हम आगे पढ़ेंगे प्राचीन ग्रंथि में अमाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इसे इसके 3-4 नाम है RBC का। एक तो था RBC का कब्रिस्तान, ये मैंने पहले पढ़ लिया। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्यों कहते हैं हम बात करेंगे। लोह को इकट्ठा करने वाला अंग भी इसे कहते हैं। अब देखो RBC का कब्रिस्तान तुम्हें पता ही है। प्लीहा के अंदर देखो एक लो साउंड नहीं कर रहा है क्या, प्लीहा लो है, ये देखो ये लोहा, ये साउंड नहीं कर रहा है। तो बस इसी से हम कर लेंगे कि भाई लो को इकट्ठा करने वाला एक अंग है। ठीक है, और इसे ब्लड बैंक भी क्यों कहते हैं, एक तरफ तो कब्रिस्तान करें, दूसरी तरफ से ब्लड बैंक भी करें। तो ब्लड बैंक क्यों करें, ब्लड बैंक इसलिए कह रहे हैं कि नवजात जब बच्चे होते हैं ना, भ्रूण और नवजात, उनके अंदर यहीं पे बनता है, प्लीहा के अंदर ही ब्लड बनता है नवजातों के अंदर। ठीक है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो वयस्कों में अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। अस्थि मज्जा क्या है, अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर का भाग होता है, हड्डी के बीच बिल्कुल बीच में, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, और वहीं वयस्कों के अंदर खून बनता है। तो चलो ये तो ऐसे ही है। प्लीहा के 3 नाम हैं। एक हमें पता है RBC का कब्रिस्तान, एक प्लीहा लोहा साउंड कर रहा है तो उससे हम समझेंगे लोह को इकट्ठा करने वाला अंग, और एक ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्यों हमने बता कर लिया, क्योंकि है ना ये बच्चों के लिए है। ठीक है, बच्चों का खून इसी ब्लड इसी में बनता है, तो इसको प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। आपस में एक कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज़ें भी देखो कि तो कब्रिस्तान हो गया, एक तरफ बैंक हो गया, तो ऐसे आपको एक फिर लोहाई चीज़ें हो गया। तो 3 अक्षर है प्लीहा के अंदर, 3 इसके उपनाम है, तो वो आपस में ना कॉन्ट्राडिक्टरी भी कर रहे हैं। बैंक, कब्रिस्तान और लो है, तो सब इसी से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे करते हैं कि भाई देखो एक और भी है। ये ना देखो इसमें क्या होता है कि अगर ये देखो एग्लूटिनेशन। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है, देखो RH प्लस और RH माइनस किसी को खून चढ़ा दिया ना, देखो वो तो हमने पढ़ा था ना एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस, वो तो था कि भ्रूण के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है तब। लेकिन मान लो किसी को ऐसे ही रक्त चढ़ा रहे हैं और उसको RH प्लस वाले को RH माइनस चढ़ा दिया। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, पहली बार में तो कुछ नहीं होता है क्योंकि बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन दूसरी बार में क्या होता है, दूसरी बार के अंदर ये प्लस और ये माइनस आपस में रिएक्शन करके है ना चिपक जाते हैं। जो हमने बात की थी भाई, O है ना, O माइनस ही क्यों है ना रक्तदाता होता है, क्योंकि भाई O माइनस किसी को भी चढ़ा दोगे वो चिपकेगा नहीं कहीं भी जाके, इसलिए वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, यही कारण है उसका। तो इसमें एग्लूटिनेशन एक वो होता है टर्म, वो क्या करती है, जब RH प्लस और RH माइनस आपस में मिल गए ना, तो आपस में चिपक जाते हैं और जो धमनियाँ होती है ना उनको सिकुड़ देते हैं, उनके अंदर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति मर जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा भाई कि है ना अलग अलग रक्तों को मिलाने से है ना जो 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 समस्या सामने आती है ना उसे क्या, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम ये है। और इसको याद कैसे करें, देखो ये ग्लू देख लो, ग्लू ग्लू, और ये आपस में चिपक जाते हैं, तो एग्लूटिनेशन, ग्लू से हम इसको याद कर सकते हैं भाई। एक मिनट यार, क्या हो गया, हाँ ये हाँ
हाँ, तो ग्लू देखो, ये बीच में ग्लू रहा, इससे हम याद कर लेते हैं। और स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है वो हमें पता ही है, रक्त दाब को नापने का एक वैज्ञानिक यंत्र है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके अंदर 120 से 80 mm होते हैं इसकी मात्रा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं हृदय में। तो हृदय मतलब दिल, ठीक है। अब दिल के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है हमें एग्ज़ाम के हिसाब से, इसके अंदर यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखो हृदय के अंदर पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ जो उसको सिकुड़ती हैं और फैलाती हैं, ठीक। अब वो उसका उसका क्रम पूछ लेते हैं भाई कैसी तरह की है। देखो अनैच्छिक तो हमें पता है, अनैच्छिक मतलब हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही धक धक करती है, अपने आप ही सिकुड़ती है, अपने आप ही फैलती है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो रेखित है ना, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि रेखित, रेखित का मतलब है रेखित और अरेखित भी हो जाता है और संरेखित भी हो जाता है, कई कई सारे नाम दे सकता है इसके साथ। अनैच्छिक तो हम कर देंगे ठीक, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है भाई साहब उसके साथ साथ रेखित भी है, अनैच्छिक और रैखिक। और फिर हृदय से जो 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 नलिकाएं निकलती है ना, उसमें धमनी और शिरा दो तरह की होती हैं। अब धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, और शिरा के अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अब शिरा को देखो, शिरा को ऐसे, शिरा थोड़ा सा ऐसे ना, छेड़ा मतलब राजस्थान की देसी भाषा में बोलते हैं छेड़ा, मतलब वो दुर्गंध वाली चीज़ को हम बोलते हैं भाई छेड़ा। तो सिरा को सिरा से आप कनेक्ट कर सकते हो भाई, जो जो दुर्गंध वाला रक्त है ना, मतलब दुर्गंध तो नहीं आती उसमें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो आप हम उसे ऐसे से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई उसके अंदर, सिरा के अंदर CO2 वाला रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी, अब देखो यहाँ पे दो हैं, हमें पता ही भाई हृदय 4 भागों में बटा, उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आलिंद और एक नीले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक बाएं नीले और दायां आलिंद, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या क्वेश्चन आते हैं भाई, सबसे बड़ी जो वाहिका होती है ना, वो हृदय में कहाँ स्थित है, तो उसका नाम है महाधमनी, और वो बाएं नीले में स्थित है, बाएं नीले में, ठीक है। याद रखना है महाधमनी, देखो महाधमनी नाम तो याद रह जाएगा, बस हमें याद रखना है बायां, बायां, ठीक है। और एक होता है थेबेसियन, थेबेसियन वॉल्व, वो कहाँ है, तो वो दाएं अलिंद में। दो ही अलिंद या दो ही उसके पार्ट याद रखने, बायां नीले और दायां अलिंद। तो थेबेसियन वाल्व है वो दाएं अलिंद में, और जो महाधमनी है वो बाएं नीले से निकलती है, ठीक है। अब देखो कृत्रिम स्कंदरोधि क्या है, कृत्रिम स्कंदरोधि, देखो हमने एक हिपेरिन पढ़ा था जब हम प्लेटलेट्स पढ़ रहे थे भाई, कि शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है ना उसको जमने से रोकता है हिपेरिन। तो ये जो सोडियम सिट्रेट है ये क्या करता है, अगर मान लो रक्त को शरीर से बाहर निकाल लिया तो अब तो हिपेरिन काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसको अब कोई पोषण नहीं मिल रहा, रोज शरीर से बाहर आ गया तो हिपेरिन काम नहीं करेगा, तो उस वो आपस में जम सकता है अब खून, हिपेरिन नहीं है तो प्लेटलेट्स तो उसके अंदर है ही, वो काम करेंगे प्लेटलेट्स, और वो उसमें थक्का जमा देंगी, मतलब रक्त कोई काम का नहीं रहेगा। तो उसके अंदर सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं, वो रक्त को आपस में जमने नहीं देता, आपस में क्रिया नहीं करने देता। तो सोडियम सिट्रेट ध्यान रखना, एक हिपेरिन है, हिपेरिन, और एक है सोडियम सिट्रेट। देखो हिपेरिन तो सोडियम सिट्रेट तो हमें पता है कि एक कृत्रिम है ना, वो है केमिकल है, तो हम अगर हम दिमाग में रह जाएगा ना भाई, हिपेरिन में सिर्फ सोडियम सिट्रेट, दो नाम याद रख लो। हिपेरिन तो है ना वो प्राकृतिक रूप से रक्त के अंदर पाया जाता है, और सोडियम सिट्रेट ये बाहर से मिलाया जाता है। सोडियम सिट्रेट, सोडियम वैसे भी हमें पता है कि भाई ये कृत्रिम है ना सब्सटेंस है, ठीक। अब ग्रंथियों की बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ भी आती हैं कभी कभी क्वेश्चन पेपर में। तो देखो श्वेत ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ और स्तन, स्तन मतलब दुग्ध ग्रंथियाँ, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ मतलब जिससे पसीना निकलता है, तेल ग्रंथियाँ जिससे ऑयल निकलता है शरीर से, ऑयल, ठीक है। ये ऑयल ऐसे नहीं कि कोई है ना वो अपने, वो उस तरह का ऑयल नहीं होता, इस शरीर में है ना इसको अपनी जो त्वचा होती है ना उसको, उसमें वसा की पूर्ति रखता है। वसा क्या मतलब, उससे फिर शरीर में रूखापन नहीं आता, ठीक है। जैसे सर्दियों के अंदर जाता है ना, तो ये तेलीय ग्रंथियाँ कम हो जाती है ना सर्दियों में, तो त्वचा पे रूखापन आता है, फिर उस रूखापन को हटाने के लिए हम ये जेली वाली लगाते हैं, ठीक है। वो वाली बात है। तो श्वेत ग्रंथियाँ, एक क्राइन, एक जो ग्रंथियाँ उनको एक क्राइन बोलते हैं। देखो देखो तेल को देखो, ये वो तेल का लय, होलो क्राइन, तो होलो लय और तेल, इसे आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो उसी से। और एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में है ना तभी चीज़ें रिकॉल होती हैं। हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कम करके सुन लेना, मेरी तो नेचुरल स्पीड यही है, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है मैं इसको कम करूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चलता मैं कितनी स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा कम करके सुन लेना। तो स्तन ग्रंथियाँ क्या है, ये एपो, देखो एपो, इसको हम AP भी तो मान सकते हैं, AP। तो AP मतलब दुग्ध ग्रंथियाँ, पीना, पीना तो दूध ग्रंथियाँ होगी ना, पीना। और होलो, होलो का तेल, लय, और एक क्राइन, बस एक क्राइन बचेगा, एक क्राइन को याद कर सकते हैं हम,
है ना श्वेत ग्रंथियों से, ठीक है। या फिर हम होलोक्राइन भी याद कर लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। होलोक्राइन है भाई, होलो है तो ये तो तेल से, और ये लास्ट का क्राइन है, ये एक क्राइन श्वेत से, और है ना जो स्तन ग्रंथियाँ हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ हैं, वो एपोक्राइन है, जिसको हम एपी क्राइन कर लें तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, एपी क्राइन, ठीक है। पी मतलब दुग्ध को पीना, तो बस उसी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रक्त पूरा हो गया, अच्छे से हो गया, और अच्छे से किया भी है। चीज़ों को याद करने की कोशिश की हमने। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं पाचन तंत्र की तरफ, ठीक है। पाचन तंत्र में ज़्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि इसमें है ना ग्रंथियों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है, वो हमारे मुंह से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मुंह के अंदर नहीं, पाचन तंत्र के अंदर। कौन सी ग्रंथियाँ? एक तो होती है आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ, और एक होती है बाह्य पाचन ग्रंथियाँ। अब आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ क्या करती हैं? आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, एक तो अमाशय की और एक ब्रूनस ग्रंथियाँ, ये आंत के अंदर पाई जाती हैं, आगे पढ़ेंगे हम। और बाह्य पाचक ग्रंथियाँ लार, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेते हैं हल्का हल्का, ये थोड़ा सा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। बस इसको याद रखना भाई, आंतरिक कौन सी हैं? आंतरिक दो हैं, ठीक है। आंतरिक अमाशय और ब्रूनस ग्रंथियाँ, और बाह्य कौन सी है? लार, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। कुछ ट्रिक्स तो मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस एक बार गौर से देख लोगे ना तो याद जाएगा भाई, ये तो दो हैं, आंतरिक दो हैं और बाह्य तीन हैं, वैसे, ठीक है। अब अमाशय ग्रंथि पढ़ते हैं हम, ठीक है। अमाशय क्या है? आंतरिक है, इसे जठर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। अमाशय का इसको स्टमक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अमाशय का ये बाईं ओर होता है। अब कई बार पूछ लेते हैं भाई ये कहाँ स्थित होता है ना, मानव शरीर के बाईं दाईं मध्य, मतलब पूछा तो नहीं है कहीं, मैंने तो एग्जाम में नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए भाई, दो में कन्फ्यूज होता है, एक तो अमाशय में और एक इस पढ़ा क्या बोलते हैं इसमें, यकृत में, ठीक है, कि भाई कौन सा किस तरफ है। जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय चार ही हैं, देखो ये लार तो हमें पता है मुंह के अंदर होती है, सारा इनका ही चारों का ही खेल है, ठीक है। तो जो क्या हो गया वापस, एक सेकंड, हाँ, तो ये जो अमाशय है ना, अमाशय और अग्नाशय, यकृत और भूमध्य, इन चार का ही खेल है। तो यकृत को है ना, यकृत, अब देखो यकृत तो है भी अग्नाशय के साथ ही, तो यकृत और अमाशय और यकृत, इन दोनों को ध्यान रखो। अमाशय होता है बाईं ओर और यकृत होता है दाईं ओर। अब यकृत को दाईं ओर कैसे याद रख लें हम भाई? दोनों दो सेगमेंट्स है, दोनों में से एक सेगमेंट उठा लो, एक अमाशय एक यकृत, बस दोनों में से एक उठाना है हमें, ठीक है। तो यकृत को हम दाईं ओर कैसे याद रखें? तो यकृत होता है लीवर, लीवर को देसी भाषा में जिगर भी बोलते हैं। तो जो अपना जिगर है ना, जिगर का हिस्सा, मतलब दायां, उसे दायां मानो भाई, जिगर है मेरा, दायां है ये, फिल्मों में नहीं सुना, ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है। तो बायां हाथ थोड़ा कमज़ोर होता है, दायां हाथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यकृत, जिसको जिगर भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, ये शरीर में दाईं ओर होता है, ठीक है। तो बस अमाशय बाईं ओर और यकृत दाईं ओर। अब आगे बढ़ जाओ, अमाशय में चल रहे थे, बाईं ओर है, इसके भी दो भाग होते हैं। ये अमाशय को ना टोटल इसके वैसे कार्डियक और पाइलोरिक दो भाग होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, और बीच का भाग होता है उसे फुंडिक बोलते हैं, फुंडिक। इसका यार मैं तो कोई डाल नहीं पाया, आप इसको देख लेना उसके अंदर। ये जो एस सी सी कुछ होती है, एस सी सी, ठीक है। यहाँ बीच में से थोड़ी सी है ना, ये दबी होती है, दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी खुली होती है, ठीक है। मतलब नीचे से जाकर थोड़ी सी दबी होती है, इसके दो कोने निकले होते हैं, ठीक है। तो एक अग्र भाग होता है, एक पश्च भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, ठीक है। तो अग्र भाग को, इसको एक गाड़ी की कल्पना कर लो ना, एक गाड़ी है भाई, उसके अंदर आम भरे हुए हैं, ऐसे कुछ कल्पना कर लो, आमाशय से आम भरे हुए हैं, ठीक है। तो उस अग्र भाग, कार्डियक, इसको गार्डियक ऐसे पर थोड़ा सा जोड़ लो, और पाइलोरिक मतलब लोरी, लोरी पीछे है, लोरी पीछे है और गाड़ी आगे, और बीच में कुंडी से इन दोनों को जोड़ रखा है, बस। तो आगे वाली कार्डियक मतलब गार्डियक, कार्डियक, पीछे वाला पाइलोरिक, इसमें लोरी आ रहा है, मतलब लोरी देखो, उसको ट्रोलिक और लोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मध्य भाग है ना, इसको फुंडिक या फिर कुंडी या फुंडी, मतलब कुंडी लगाते हैं ना, इसको इसमें आप जोड़ने के लिए कुंडी लगा रखी, तो हिसाब से फुंडिक याद रख लो। अगला भाग हो गया कार्डियक, पिछला भाग हो गया पाइलोरिक, और बीचला भाग होगा फुंडिक। ये इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि पूछते हैं कई बार, ठीक है। अब इसको जठरग्रंथि बोलते हैं। इसमें तीन तरह के रस स्रावित होते हैं, श्लेष्म, अम्लजन और जाइमोजिन, ठीक है। श्लेष्म में क्या होता है? श्लेष्म में देखो है ना, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर आपने कभी
जो अपने ये नाक की भी अंदर एक श्लेष्म झिल्ली होती है, जो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उससे आपको पता भी म्यूकस और ये श्लेष्म एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। अम्लजन क्या होता है? अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। वो क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। और एक होती है जाइमोजिन, उससे क्या करता है? उससे निष्क्रिय पेप्सिनोजिन निकलता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन। तीन ही चीज़ें, ज़्यादा घुसो मत, तीन ही चीज़ें हैं, श्लेष्म, अम्लजन और जाइमोजिन। तो जो श्लेष्म होता है वो क्या काम करता है? जो अम्ल निकलता है ना, तो अम्ल से ना अमाशय की दीवार खराब ना हो जाए, मतलब उससे अम्ल अमाशय की दीवारों को गड़ा ना दे, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, तो श्लेष्म उस पर एक पर्दे का काम करता है, वो बीच में आ जाता है, ठीक है। तो उसको वो अम्ल डायरेक्ट है ना अमाशय की दीवार को प्रभावित नहीं करता। तो फिर अमाशय ये काम क्या करता है? अम्ल भाई, म्यूकस का काम तो हो गया भाई, वो बचाता है अम्ल से दीवार को। तो अम्ल क्या काम करता है? अम्ल जाइमोजिन से जो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन निकलता है ना, निष्क्रिय, अरे भाई एक सेकेंड, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन निकलता है ना, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलते हैं। अब पेप्सिन के साथ रखते हैं, पेप्सी देख लो ना, पेप्सी पीते हैं भाई, जब सक्रिय होगी ना तभी तो पियेंगे उसको, निष्क्रिय कैसे पियेंगे? तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन बड़ा वाला, और सक्रिय पेप्सिन छोटी पेप्सी, छोटी पेप्सी, पेप्सी की बोतल छोटी, तो बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। हाँ, आगे पेप्सिन, पेप्सिन का कार्य क्या है? ये पै से पेप्सिन, पै से प्रोटीन, ये पेप्सिन प्रोटीन पे कार्य कर कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, पै पै पै, और निकलता भी पै से ही, सारे पै पे ही नाम है। निष्क्रिय पेप्सिन, इसको HCl सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा। पेप्सिन क्या करता है? सक्रिय हो गया, क्या काम करेगा? वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा, ठीक है। वही कोई नहीं पूछेगा, बस ये आपकी ये पूछ सकते हैं भाई कि ना पेप्सिनोजेन एंजाइम क्या काम करता है, ठीक है। तो आप तब उस वक्त सीधा याद रखना कि पैसे हमने ऐसे याद किया था, तो पैसे प्रोटीन, बस वो प्रोटीन पे काम करता है, ठीक है। अब आ गई आंत। आंत मतलब ये पाचन तंत्र में, आमाशय पढ़ लिया, ये ब्रूनस ग्रंथि है ना, ये आती है, ठीक है। तो आंत की बात करते हैं। आंत के अंदर ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आंत एक तो सबसे बड़ा भाग है, ये आमाशय उसका पाचन तंत्र का सबसे बड़ी होती है, इसका नाम ही छोटा है, बाकी ये है सबसे बड़ी, ठीक है। अभी ये इसका ये कुछ शुरुआत होती है ना, तब ये ऐसे ऐसे होती है, फिर ऐसे 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 होती है। तो जो ये वाला भाग है ना, हमने दो तो पढ़ ली थी, अमाशय है ना बाएं, और यकृत दाएं, फिर दो रह गई थी, एक तो आंत, और मतलब वो आंत वाली, और एक कौन सी, ये अपनी अग्नाशय। तो जो अग्नाशय है ना, वो इसी आंत, जो पहला गोला वाला भाग रहता है ना इसका यू आकार का, इसी के अंदर अग्नाशय होती है। अब आंत को ऐसे आंत ताता, ऐसे ताता गर्म से ऐसे कुछ थोड़ा सा जोड़ सकते हो वैसे भाई, तय से देखो लिख के। और अग्नि भी गर्म होती है, तो ऐसे मतलब भाई जो आंत होती है ना, आंत के अंदर ही अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नि भी गर्म और आंत का तय भी ताता, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लो बस, गर्म ताता। फिर ये इसके अंदर रहती है, ठीक है, मतलब इसी के भाग के अंदर ही अंदर फिक्स रहती है। तो इसका दो भाग हैं। पहले भाग होते हैं पक्वाशय, जो यू आकार का भाग होता है ना, यू आकार का भाग, जिसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि बैठी रहती है, उसी को बोलते हैं पक्वाशय। और दूसरा भाग को बोलते हैं इलियम। इलियम क्या होता है? इलियम के अंदर अंगुली होती है, अपनी अंगुलियाँ, उसके तरीके से उभरे हुए कुछ भाग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो खाने को अवशोषित कर लेते हैं, उसको उसके रस को निचोड़ लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर 5 तरह के रस आते हैं। हाथ हाथ का जो ये आंत जो ग्रंथि है ना, ये ब्रूनस ग्रंथि, या फिर जिसे आंत रसांकुर बोलते हैं, इस आंत रसांकुर के अंदर ये 5 तरह के रस आते हैं। याद हो तो ठीक है, वैसे हम एक और करेंगे, जो अग्नाशय होता है ना, उसके रस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम देखेंगे, तो उससे हम जब उसको पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा इसको आप कंपेयर करके देख लेंगे, तब थोड़ा सा याद भी रह जाएगा, ठीक है। अभी आगे चल लेते हैं। लार देखो, ये बाह्य आ गई हैं, दो हो गई हैं, आंत वाली मतलब ब्रूनस ग्रंथियाँ, और आमाशय वो आंतरिक है। अब आ गई लार। अब लार क्या है? लार के अंदर भी दो तरह के होते हैं, टाइलिन और लाइजोसोम। बस इतना याद रखो, इसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइजोसोम। अब इसको याद कैसे करें कि भाई टाइलिन क्या करती है? देखो, टै से टै याद हो गया, ये स्टार्च का पाचन करने में काम आती है टाइलिन। पर लाइजोसोम कैसे याद करें? देखो, मेरे को तो जब मैंने लाइजोसोम पढ़ा था ना, तो मेरे को क्या याद है, एक पहले एक ऐड आता था लाइजोम, मैंने उसको अभी भी देखा, बाद में कभी, अब भी है क्या वो, तो यूट्यूब पे एक लाइजोल नाम से एक ऐड है, लाइजोल, आप देख लेना, लाइजोल ऐड है। वो लाइजोल क्या बोलता है 99.9% कीटाणुओं को ख़त्म करता है लाइजोल, ठीक है। तो वो लाइजोल इसी लाइजोसोम से कनेक्ट करके आप देख लो, लाइजोसोम ये भी कीटाणु को खत्म करता है, और ये लाइजोल ये भी कीटाणु को खत्म करता है। तो आप उस ऐड को देख लोगे तो आपको ये लाइजोम याद रह जाएगा हमेशा, ठीक है। तो लार के अंदर दो ही आते हैं, टाइलिन टै से टै, और लाइजोम से वो लाइजोल का लाइजोम। बस इसको ज़्यादा मत करना, बस इतना ही, इसके अंदर दो एंजाइम है, इसको अच्छे से करना, लेकिन ये पूछे हैं, कई बार पूछे हैं, ठीक है। अब आते हैं यकृत। यकृत क्या है? जो
बाह्य ग्रंथि है ना जो उसके अंदर, दूसरी है लार, यकृत और अग्नाशय। अब यकृत को हमने पहले भी देखा था भाई, ये दाईं ओर होती है, क्यों? क्योंकि ये लीवर होती है, इसको जिगर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दाईं ओर स्थित होती है शरीर के अंदर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृति होती है, ठीक है। अब जिगर है तो सबसे बड़ा तो होगा ही ना, बस ऐसे ही याद कर लो। इसके नीचे एक पित्ताशय की थैली होती है। अब देखो जिगर है, दायां भी है, और किसका जिगर है? और पिता का जिगर है। वैसे तो सबको पता रहता है, लेकिन कुछ कुछ नए होते हैं ना, उनको नहीं पता रहता तो ये पित्ताशय थैली कहाँ है, ठीक है। वैसे हमें मैक्सिमम लोगों को पता रहता है भाई ये यकृत के नीचे होती है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता रहता। तो इस तरह से एक बार दिमाग में एक बार सेट कर लेंगे ना, तो फिर वो हमेशा याद रहता है, ठीक है। और फिर ये जो न्यूमेनिक्स हम जो बनाते हैं ना, उनको याद रखने की जरूरत नहीं रह जाती, एक बार जब दिमाग के अंदर फिट हो जाती हैं चीज़ें। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, और प्रोटीन उपपचय में भाग लेती है। नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होते हैं उनको भी शरीर से बाहर करती है। बस इसके अंदर तीन चीज़ें जरूरी हैं कि पित्ताशय की थैली कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में पाई जाती है, ठीक है। ये भी क्षारीय होती है, पित्ताशय जो रस होता है ना, एक क्षारीय रस होता है। हमने दो पहले भी क्षारीय पढ़े थे, क्या रक्त के अंदर पढ़े थे हमने, क्या वो ना, रक्त और वो प्लाज्मा दोनों क्षारीय होते हैं, और ये भी क्षारीय होता है, ठीक है। और जो अमाशय वाला, अमाशय के अंदर तो पता ही है HCl, वो अम्ल है, तो वो तो अम्लीय होगा ना, तो उसको ज़्यादा मन नहीं करना गौर, ठीक है। अब देखो अग्नाशय, ये तीसरी आ गई, ये दूसरी सबसे बड़ी है। देखो यकृत सबसे बड़ी, और इसके नीचे अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। और ये आंत के यू आकार में, हमने पहली बात की थी भाई, आंत का जो ताता हमने पढ़ा था भाई, आंत का तय से ताता, और अग्नि भी ताती होती है। तो ये आंत के जो यू आकार की होती है ना, उसके अंदर स्थित होती है। और यू आकार का क्या नाम था? पक्वाशय, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय रस को ही बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। कई बार ऑप्शन दे देते हैं, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि है ना भाई, पूर्ण पाचक रस के अंदर कौन से हैं। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने तो ये देखो, पूर्ण पाचक, एक को पहले एक टॉफी आती थी आम पाचक, उसी से देखो पूर्ण पाचक को मैंने ऐसे क्या आम पालक ऐसे बनाने की कोशिश की। आप इसे ऐसे याद करने की कर लो, देखो कोशिश हो जाता है। आम पाचक, पूर्ण पाचक और आम पालक। अब आम पालक के अंदर 5 अक्षर हैं। अब हर को देख लो, आ से एमाइलेज, मैं से माल्टेज, पा से देखो, पा का ट्रिप्सिन का पा लेना, पै वाला, ये पै अंदर वाला पै लेना। ले से लाइपेज, और कै से कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ठीक है। एक दो बार देखोगे ना भाई, आम पालक की तत्व तो जगह पूर्ण पाचक रस के अंदर 5 होते हैं, आम पालक से हमने याद किया था। अब आ के अंदर, तो आ के अंदर एमाइलेज, मैं के अंदर माल्टेज। देखो एमाइलेज और माल्टेज ये सेम से साउंड कर रहे हैं, तो ये तो हम ये आम के अंदर हो जाएंगे। फिर पालक के अंदर, तो पालक के अंदर भी देखो ये ट्रिप्सिन, और लय से लाइपेज, और कैसे ही हो जाएगा। एक दो बार देखोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। एग्जाम में चीज़ें ऐसे ही हिट होती हैं, आप कितना भी रट लो वो नहीं आपको रिकॉल होगी एग्जाम में, ठीक है। ये ऐसे ही जब कुछ आपस में तड़ंग बिड़ंग बिठाओगे ना, वही चीज़ें दिमाग में हिट करती हैं। अब ये एक बार दो बार देखोगे ना इसको आपस, तो ये आपकी हिट कर जाएगा दिमाग के अंदर। अब अग्नाशय के अंदर एक और भाग होता है अग्नाशय का, उसको बोलते हैं लेंगरहैंस की दीपिका। लेंगरहैंस की दीपिका, उसको अग्नाशय के एक पार्ट को बोलते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये बीटा वाला, क्योंकि इससे निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? ये मधुमेह, अगर ये कम स्रावित होता है ना, तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह डायबिटीज़, ठीक है। बस इतना याद रखो, बीटा कोशिकाएं और इंसुलिन का स्त्रावण होता है, ठीक है। अब देखो श्वसन तंत्र है, फिर खत्म हो जाएगा ही। श्वसन तंत्र के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है, और CO2 का परिवहन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोमिनो यौगिक से होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन जा रही है ना, तो हीमोग्लोबिन से जाएगी बस, लेकिन जब वापस आएगी ना, तो 3 तरीके से आती है। प्लाज्मा में घुल के आती है, प्लाज्मा मैंने पढ़ा था ना, रक्त का एक पार्ट है, वो देखो नदी है, तो सब कुछ बहा के ले जाती है, ऐसे याद रखो। तो ये 3 तरीके से आती है। इसके अंदर देखो हैं भी 3, ऑक्सीजन के अंदर देखो एक ही है O2, या फिर इसका 2 बैठा लो, ये ऑक्सीजन। इसके अंदर देखो 1 2 3 ऐसे, मतलब 2 तो इसमें भी है, लेकिन इसका ऑक्सीजन लो, लेकिन CO2 का ये 3 ले लो, ठीक है। तो ये 3 तरीके से इसका परिवहन होता है। और सबसे अधिक परसेंटेज ये बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। इसकी इक्वेशंस भी होती है, लेकिन ये नहीं पूछेंगे, यही पूछेंगे कि भैया ना CO2 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, यही पूछेंगे CO2 का सबसे अधिक परिवहन निम्न में से किसके साथ होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे अधिक परिवहन होता है इसका, ठीक है। अब दूसरा है ना, श्वसन 2 तरह की विधियों से होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलिसिस, और एक केब्स चक्कर, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका, और ये अनोक्सी है। अब कैसे याद रखें? 2 याद रखना, ये तो याद होगी ऊपर वाले, तो ये देखो ग्लाइकोलिसिस और केब्स चक्र, 2 याद रखना भाई, श्वसन से संबंधित है ये घटनाक्रम, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो ग्लाइकोली, इसमें कोली देख लो ना, कोली कोली, ये हर मैच का पाथ है, मतलब यही जिताता है हर मैच, पाथवे है ये इंडियन क्रिकेट का। तो बस ग्लाइकोलिसिस, कोली,
कोलिको ईएमपी पाथवे, ठीक है, ईएमपी पाथवे से याद करते हैं अभी, ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे। और ये कोशिका द्रव्य में होता है। और फिर केब्स चक्कर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो वैसे भी है ना कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन आ जाए कोशिका का शक्ति ग्रह किसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते हैं। अब जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं ना, तो ये दो दो चक्रों से ओके हमारा श्वसन चक्र पूरा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना उसको शक्ति ग्रह बोलते हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा भी यहीं बनती है, 36 एटीपी, ठीक है, 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। और इसमें 2 एटीपी बनती है, इतना कोई नहीं पूछेगा, बस यही पूछना। ग्लाइकोलिसिस, इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं ईएम पाथवे किसको कहते हैं, दो तो ये दे देंगे और तीसरा कोई सा भी एक और वैज्ञानिक टर्म उठा के दो उठा के दे देंगे। तो याद रखना कोली को ईएमपी पाथवे से जोड़ देना, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। और ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और ये केब्स चक्कर कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस इतना ही याद रखना, ठीक। ये अपनी तरफ से हो गया है, ये तो देखो हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 पढ़े हैं, ठीक। और जो अगला सेगमेंट आएगा ना उसके अंदर देख लेंगे पोषण को और रोगों को, और देख लेंगे एक साथ देख लेंगे फटाफट। और ये इतना बड़ा भी नहीं बनाएंगे, उसको जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और निमोनिक्स भी कुछ सेट करूँगा और पीवाईक्यूज को उसके अंदर डालने की कोशिश करूँगा। बाकी तो आप देख लो कैसे। बाकी धन्यवाद।